बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ, इंपल्स के साथ, मास के साथ एंड वेलोसिटी के साथ, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे। तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। तो यहां से हमें तीन रिलेशन मिलेंगे। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट लें तो मोमेंटम और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी p1 ओवर p2 इज इक्वल टू m1 ओवर m2। अगर हम मास को कांस्टेंट लें तो मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी p1 ओवर p2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2। और अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट लें तो मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी m1 ओवर m2 इज इक्वल टू v2 ओवर v1। अब हम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ m v स्क्वायर। यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, तो p स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में 2m आ गया, और यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, और अंडर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हमें दो रिलेशन मिलेंगे। आप देख सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास, लेकिन शर्त क्या है, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त कांस्टेंट। यहां पर आप देखें मोमेंटम मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां मोमेंटम मास के अंडर रूट पे कांस्टेंट है, लेकिन इस वक्त काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसी तरह मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, लेकिन उस वक्त मास को कांस्टेंट हम ले लेंगे। इसी तरह फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन अगर हम देखें तो फोर्स F बराबर होती है डेल P ओवर डेल T। यहां से मोमेंटम डेल P हो जाएगा F इंटू डेल T, और F इंटू डेल T तो इंपल्स के बराबर होता है, जिसे हम J कहते हैं, यानी इंपल्स। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो किसी भी प्रोसेस में जो इनिशियल मोमेंटम है अगर वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी, और उस पर फोर्स जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगी, यानी बात आइसोलेटेड सिस्टम की हो रही है। अब इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, टू बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज 1:2, 1:1, 2:1 और 3। तो अब मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर देखें तो मास और काइनेटिक एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। अब m2 तो हमारे पास 2 है और m1 1 है, तो आंसर 2/1 आया। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा 2:1। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैसेज मूविंग विद इक्वल स्पीड। दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। दोनों के मास बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और दोनों की स्पीड भी बराबर है, यानी v1 और v2 बराबर है। इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड हेड ऑन, और वो स्ट्रेट आपस में जाकर इलास्टिक कोलिजन कर देती हैं, हेड ऑन कोलिजन कर देती हैं। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो स्टिक टुगेदर देयर टोटल मोमेंटम। तो अब उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा? ऑप्शन ए डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी हाफ हो जाएगा, या ऑप्शन डी अनचेंज बट नॉन जीरो। तो यहां पर जब ये दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो इनका मोमेंटम 0 था। 0 क्यों था कि अगर पहली का मोमेंटम m1 v1 है प्लस दूसरी का मोमेंटम m2 माइनस v2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब m1 v1 m2 v2 इक्वल है तो कैंसिल होकर आंसर 0 हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहती है कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वही कोलिजन के बाद होगा, यानी इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। तो यहां पर पहले जो मोमेंटम था वो 0 है, और जब टकराने के बाद दोनों साथ मूव करेंगी तो तब भी मोमेंटम कंजर्वेशन के मुताबिक 0 ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन है
बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर सेम इंपल्स इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस देन एवरेज फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम और बोथ ही। अब इंपल्स का फार्मूला है F इंटू डेल टी, यहां से F बराबर हो जाएगा एवरेज फोर्स जो F है J ओवर डेल टी, यानी अब आपका टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ रहा है, टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो हमारा बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगी, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो फोर्स हमारे पास डिक्रीजेस आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैव ग्रेटर मोमेंटम, जिस इन तमाम पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो मोमेंटम का रिलेशन है √2m काइनेटिक एनर्जी, यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा तो उसका मोमेंटम ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है इन सब पार्टिकल्स में तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देन वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो तो वेलोसिटी निकालनी है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, तो ये मेरे पास m इंटू v तो p बन जाएगा और एक v जो स्क्वायर वाला है ये बच गया, यानी हाफ pv। अब यहाँ पर p और काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू हाफ v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। लास्ट एमसीक्यू है, मूविंग बॉडी मे और मे नॉट हैव इंपल्स, एक बात हो रही है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका इंपल्स जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। कैसे, अगर मूविंग बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी का जीरो का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, यानी उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो इंपल्स जीरो आएगा, क्योंकि जे हमारे पास जो है बराबर होता है F इंटू डेल टी के, तो उस वक्त हमारा जे जीरो आएगा। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, मोमेंटम चेंज हो तो फिर इंपल्स जीरो नहीं आएगा। तो मूविंग बॉडी जो है उसका इंपल्स जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है।